सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। स्टूडेंट नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा नेट क्रैकर्स के ऑफिशियल चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों एग्जाम हो चुका है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब कब रिजल्ट अनाउंस होगा, कब तक हमारी आंसर शीट आएगी, कब हम चेक कर पाएंगे कि हमारा रिजल्ट क्या रहा। बट इसी के साथ वो स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया या जिन्होंने एग्जाम दिया है बट उनको लगता है कि वो और अच्छा इंप्रूव कर सकते थे इस एग्जाम में और करना चाहते भी हैं, उन सभी के लिए अब इंतजार रहेगा अगले एग्जाम का। तो आज हम बात करेंगे इस आने वाले एग्जाम की स्ट्रैटेजी को लेके, 2021 में जो एग्जाम होगा उसकी स्ट्रैटेजी को लेके। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर एग्जाम दिसंबर में होने की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो स्टूडेंट क्योंकि एग्जाम हमारे अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं और अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम चल रहे हैं, सितंबर से नवंबर तक के बीच में, क्योंकि 10 नवंबर तक एग्जाम है तो देयर इज नो चांस कि दिसंबर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट हो यूजीसी नेट का। देयर आर अ मच पॉसिबिलिटी कि एग्जाम जो है फरवरी में कंडक्ट हो या मार्च में कंडक्ट हो। ये डिपेंड करता है यूजीसी और एनटीई के ऊपर, बिकॉज एग्जाम साल में 2 बार साइकिल होती है जब कंडक्ट होता है, जून में और दिसंबर में। पैंडेमिक की वजह से इस साल एक बार ही एग्जाम कंडक्ट हो पाया, बट अब चांसेस हैं कि जब नेक्स्ट ईयर आएगा 2021 आएगा तो एग्जाम 2 बार कंडक्ट कराएगा यूजीसी। तो ऐसे में चांसेस हैं कि ये एग्जाम जो है कंडक्ट होगा फेब या मार्च के अंदर। इसलिए मैं कोई स्पेशली कोई डेट नहीं बोलूंगा, बट हम लोग स्ट्रैटेजी जो अपनाएंगे वो 2021 को कंप्लीट मान के अपनाएंगे कि 2021 के एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, चाहे वो कहीं पर भी हो। स्टूडेंट जब भी आप स्ट्रैटेजी की बात करते हैं किसी एग्जाम की, जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर आते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि उस एग्जाम के बेस को आप समझें, उस एग्जाम के कोर को आप समझें। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए, कंप्लीट प्लानिंग करने के लिए आपको शुरुआत कहां से करनी होती है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूजीसी नेट एग्जाम है क्या, इसको समझना जरूरी है। भारत में इस समय एकेडमिक्स में बहुत सारे अलग अलग लेवल के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जाम हो या DSSS पे जैसे एग्जाम जो दिल्ली में कंडक्ट होते हैं, या टैट लेवल के एग्जाम। इसी के साथ पीएचडी लेवल के एग्जाम पूरे भारत में होते हैं। स्टेट अपने सेट एग्जाम कराता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट लेक्चरर्स। इसी तरह से यूजीसी पूरे भारत में एक कंबाइंड एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूजीसी नेट, जो कि कंडक्ट होता है इसलिए ताकि इसको क्वालिफाई करके आप लोग एलिजिबल हो जाएं टू स्टार्ट योर टीचिंग इन कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटी। अलोंग विद दैट, अगर आप इस एग्जाम के अंदर हाई स्कोर करके जेआरएफ लेके आते हैं विच इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग अगर पीएचडी को स्टार्ट करते हैं तो हर मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी पढ़ाई के लिए, आपके एक फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, फाइनेंशियल एडवांटेज के लिए आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है हर महीने पे करती है। दिस इज कॉल्ड जेआरएफ। तो यहां पर अगर आप इस एग्जाम के प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये एग्जाम भारत में एकेडमिक्स का इस समय सबसे टफ एग्जाम है और इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी फिर उसी लेवल की होनी चाहिए। हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन के लिए कि किस तरह से पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट में आप अपनी प्रिपरेशन को 100% एक्यूरेट रख सकते हैं, ताकि जितना भी टाइम आपको एग्जाम से पहले मिले उस सभी टाइम के अंदर आप अपने बेस से लेके कोर तक हर एरिया पे इक्वली वर्क कर सके। 10 यूनिट जो आपके सिलेबस में दी गई है उनमें से हर एक यूनिट को आप इनफ अमाउंट ऑफ टाइम दे सके, इनफ अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन दे सके। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। साथ ही वो बच्चे जो नेट क्रैकर्स के पोस्टल मटेरियल्स को लेना चाहते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, उसके लिए पे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमारे काउंसलर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी यूजीसी नेट 2021 के लिए। स्टूडेंट बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेके। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप प्रिपरेशन की बात करते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो आपकी राइट अप्रोच किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्या हमें कहीं से भी कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए? क्या सिर्फ सिलेबस हाथ में लेके बैठना इज इनफ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम? यहाँ पे एक कॉमन गलती जो आप सब लोग करते हैं वो ये है कि जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप कुछ बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं देते। मैं स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांटने की कोशिश करता हूँ। पहला ग्रुप उन बच्चों का है जिन्होंने आज तक कभी एग्जाम नहीं दिया है, वो कभी भी इस एग्जाम में जाके नहीं बैठे हैं, उनको पता ही नहीं कि किस लेवल का एग्जाम ये है। साथ ही ये उन बच्चों के लिए भी है जो कि मास्टर्स करके आए हैं, एग्जाम फर्स्ट टाइम देने जाएंगे या फिर मास्टर्स के लास्ट ईयर के अंदर हैं। सेकंड ग्रुप उन स्टूडेंट्स का है जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं, मल्टीपल
मल्टीपल टाइम्स, बट फेल हो रहे हैं, एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, मास्टर्स कंप्लीट हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो यहां पर इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए, इन दोनों कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन का तरीका बिल्कुल अलग होगा। सबसे पहले हम लोग एक बेस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आपने अगर अपनी ग्रेजुएशन किसी और स्ट्रीम से करी है और उसके बाद मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में की है, तो एक प्री अजम्पशन आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका बेस बहुत वीक है, आपको बेस पे वर्क करना चाहिए। अब यहां पर बेस पे वर्क करने की जब हम लोग बात करेंगे तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आप यूनिट्स को कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। नेट का सिलेबस 10 यूनिट में नहीं बटा, दैट इज डिवाइडेड इनटू द 5 डिफरेंट एरियाज। हम इसको 5 एरियाज में बांटेंगे, 10 यूनिट्स के अंदर नहीं बांटेंगे। हमारा पहला एरिया जो है दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट। दूसरा एरिया हमारा आता है दैट इज कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। तीसरा एरिया हमारा आता है दैट इज इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे तो दैट इज इनफ। इसके बाद चौथा एरिया आता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। पांचवा एरिया आता है दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम इन 5 एरियाज को लेके चलेंगे, ना कि 10 यूनिट्स को। अब जब इन 5 एरियाज की बात करेंगे तो इसमें सबसे लेंथीएस्ट पार्ट या बेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स का पार्ट जो है। अब यहां पर पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत जरूरी है कि उसको पढ़ने की राइट अप्रोच क्या हो, उसके ऊपर आप लोग ज्यादा फोकस करें। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि सर हमने काफी सारी किताबें खरीद ली, हमने यहां से पढ़ा, वहां से पढ़ा, ऐसे पढ़ा, वैसे पढ़ा, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, एग्जाम कहीं से भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। क्या आपको लगता है प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे महान थिंकर्स को, इतने बड़े लोगों के विचारों को किसी एक किताब के अंदर सीमित करना मुमकिन है? तो स्टूडेंट 1 या 2 किताबें कभी भी इनफ नहीं होती आपका पूरा सिलेबस कवर अप करने के लिए। यहां पर ग्रेजुएशन से लेके मास्टर्स तक की आपकी जो कोर नॉलेज है वो सब काम आएगी। साथ ही जब आप किसी भी चीज को प्रिपेयर करते हैं तो उसकी राइट अप्रोच के साथ साथ एक राइट डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। आज जब आप अपनी यूनिट नंबर 1 को पढ़ते हैं तो दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी, जहां पर आप 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। 1 इज कॉन्सेप्ट, जहां पर आप लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, ये सब क्या होता है पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट जो है दैट इज ट्रेडिशन, जहां पर अलग अलग जो अप्रोचेस हैं आप उनको पढ़ते हैं, जैसे कि मल्टीकल्चरिज्म हो गया, सोशलिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, ये सारी अप्रोचेस। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे अपनी यूनिट नंबर 2 को, विच इज डील विद द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अब स्टूडेंट इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने जॉन लॉक को नहीं पढ़ा तो आप लिबर्टी को कैसे समझेंगे, अगर आपने जीन बुडीन को नहीं पढ़ा तो आप सॉवरेनिटी को कैसे समझेंगे, अगर आपने मैकियावेली को नहीं पढ़ा तो आप पावर को कैसे समझेंगे, प्लेटो और एरिस्टोटल के ज्ञान के बिना आप कैसे समझेंगे कि क्या होता है जस्टिस, क्या होते हैं राइट्स, और क्या होती है सिटीजनशिप। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि सबसे पहले शुरुआत की जाए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के साथ। हम शुरुआत पिता से करेंगे और फिर पुत्र पे आएंगे और फिर ग्रैंडसन तक जाएंगे। तो हमारी जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है, पूरी की पूरी थ्योरीज हैं, वो इसी तरह वर्क करती हैं। मैं कई बार देखता हूं कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स की अप्रोच बिल्कुल ठीक नहीं होती। वो स्टार्ट करते हैं थ्योरी से, फिर थिंकर्स पे आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे जॉन लॉक की, जॉन लॉक के विचारों की, किस तरह के विचार वो रखते थे, ग्लोरियस रेवोल्यूशन से प्रभावित होकर मानव स्वभाव की अच्छाई को बाहर लाते हैं, प्रति व्यक्ति के ऊपर ध्यान देते हैं और लिबर्टी की बात करते हैं। ये लिबर्टी आगे जाके इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा बनती है और लिबरलिज्म की थ्योरी के तौर पर आप लोगों के लिए सामने आती है, जिसको आप इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे जॉन लॉक के साथ, विच इज यूनिट नंबर 2। आप जॉन लॉक को पढ़ेंगे, उनके विचार पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, और उसके बाद आप आएंगे यूनिट नंबर 1 के अंदर। यूनिट नंबर 1 में आप पढ़ेंगे आइडिया ऑफ जॉन लॉक। जॉन लॉक ने एक विचार दिया विच इज नोन एज द लिबर्टी। ठीक है, तो हमने यूनिट नंबर 2 को 1 से कनेक्ट करा। अब जब आप लिबर्टी को समझ लेंगे कि लिबर्टी है क्या, अब आप इसको लेके जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जहां पे कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस के पार्ट में आपको लिबरलिज्म पढ़ने को मिलेगा कि क्या है लिबरलिज्म। ठीक है, ये उदारवाद वर्क कैसे करता है, किस तरह से अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर, अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी के अंदर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और जो फॉरेन पॉलिसीज होती है उसमें लिबरलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जब पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स को तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी क्या है, राज्य क्या है, और यही राज्य आप पढ़ेंगे फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो क्या ये जरूरी है कि हम पहले इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ें फिर थॉमस हॉब्स पे आए? तो इसलिए बेटर है कि पहले हम थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे फिर हम लोग स्टेट को पढ़ेंगे। बिकॉज थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को जब कार्ल मार्क्स ने पढ़ा तो उन्होंने कहा दैट ही इज द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। ठीक है, मॉडर्न स्टेट के ऐसा एग्जांपल कोई भी नहीं दे सकता। जब आप स्टेट को समझेंगे तभी हम लोग बात करेंगे कि क्या है बाकी सारी थ्योरीज हमारी। पावर का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैकियावेली को पढ़िए, किस तरह से अपने समय में शासक को वो एक्सट्रीम पावर देना चाहते हैं।
जो शक्ति है उसका शासन कराना चाहते हैं, राज्य को शक्तिशाली बनाने की बात करते हैं, तो यहां पर जरूरी है कि आप सबसे पहले यूनिट नंबर 2 को पढ़ें। जब आप यूनिट नंबर 2 को पढ़ेंगे, एक एक करके सारे थिंकर्स को आप लोग पढ़ लेंगे, देन हम अप्रोच करेंगे यूनिट नंबर 1 की ओर। यूनिट नंबर 1 में अब आप एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब इसके बाद तीसरा पार्ट होगा, दैट इज अप्रोचेस, या फिर आप जिसको थ्योरीज कहते हैं, लिबरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, ये सब क्या है, फेमिनिज्म। जब अब तक आप मैरी वुllstonecraft को नहीं पढ़ेंगे तो फेमिनिज्म क्या है ये कैसे समझ में आएगा। तो यहां पर यूनिट नंबर 2 इज द फर्स्ट वन, यूनिट नंबर 1 इज द सेकंड वन एंड यूनिट नंबर 5 इज द थर्ड वन। इन 3 यूनिट्स को जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आप इसके बाद आप अपने नेक्स्ट एरियाज पे अप्रोच करेंगे। और ये बात कॉमन है सबके लिए, चाहे आपने नेट ना दिया हो, चाहे आप नेट कई बार दे चुके हो, फेल होने का रीजन तो यही है कि आप ठीक से अप्रोच नहीं करते हैं। इसके बाद आते हैं हम बाकी सारी यूनिट्स के ऊपर कि इनको कैसे कनेक्ट किया जाए, यहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कैसे गेन करेंगे। आई विश कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 का जो एनालिसिस है वो आपको समझ में आया। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से इसको शॉर्ट में रिपीट करता हूं। यूनिट नंबर 2 डील्स विद द पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है, जिन्होंने विचार दिया, तो इट स्टैंड ऑन टू द फर्स्ट पोजीशन। इसके बाद आते हैं इनके आइडियाज, जो विचार इन्होंने दिए, दैट स्टैंड ऑन टू द पॉइंट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 1 के ऊपर आते हैं। देन इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी, इट इज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आप यूनिट नंबर 5 के ऊपर जाएंगे। तो दिस इज द राइट अप्रोच। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यूनिट्स के ऊपर चलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब इसके बाद बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की, विच इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। अब यहाँ पर जब आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज बड़ी कॉमन नजर आएगी। अगर आप पहली 3 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं, आपने अगर यूनिट नंबर 2, 1 और 5 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब आपको सिमिलैरिटी ऑफ आइडियाज नजर आएगी। आपको समझ में आएगा कि मोस्टली जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स हैं, ये ज्यादातर इन्फ्लुएंस्ड है विद द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, अगर मैं इस बात को इस तरह से रखूं कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर आइडिया आया है, जिस तरह की बातें हुई, कहीं ना कहीं वो मिलते जुलते आइडिया, वो इंस्पिरेशन भारत तक आए और भारत के राजनीतिक चिंतकों ने उनको अपनाया और अपने अपने सिनेरियोज में उनको रिप्रेजेंट किया, तो ये बात गलत नहीं होगी। बट हाँ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज मिलती है। उदाहरण के तौर पर गांधी जी जब आते हैं तो वो बात करते हैं स्वराज की, ऐसे परिस्थिति की जहां पर व्यक्ति जो है वो अहिंसा का मार्ग न ले, ठीक है, हिंसा का मार्ग न ले, अहिंसा के साथ चले। वो किसी भी वॉयलेंस को, किसी भी वॉयलेंस वाले मेथड को जो है अपनाने से बिल्कुल मना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सावरकर जैसे थिंकर आते हैं, एमएन रॉय जैसे थिंकर आते हैं, जो वॉयलेंस को एक बेस मानते हैं। उनको लगता है कि वॉयलेंस अगर किया जाए तो ये गलत नहीं है, अगर अत्याचारी के खिलाफ अत्याचार नहीं किया जाएगा तो वो नहीं सुधर सकता। अरबिंदो जी भी जब आते हैं और अपने विचार रखते हैं, तो अरबिंदो जी वहां स्पिरिचुअलिज्म को जोड़ते हैं नेशनलिज्म के साथ। वो बोलते हैं अध्यात्म के द्वारा ही राष्ट्रीयता को जीता जा सकता है, परंतु वो कहते हैं कि वॉयलेंस इज नॉट टैबू फॉर मी। दैट मींस वॉयलेंस करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे अगर हमारे खिलाफ वॉयलेंस किया जाता है तो। रामाबाई जैसे थिंकर आते हैं जो वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं। बी आर अम्बेडकर जी पहले ऐसे थिंकर हैं, पेरियार को भी मैं जरूर यहां पर जोड़ूंगा, जो उस समय में जो कास्ट सिस्टम की इंप्योरिटीज हैं उसको हटाना चाहते हैं। अम्बेडकर जी कहते हैं कि देश अंग्रेजों से तो मुक्त हो जाएगा, बट ये कास्ट सिस्टम का जो पॉइजन है इससे कब मुक्त होगा, इसके लिए भी इक्वल फाइट करना जरूरी है। हम चाहते हैं भारत सिर्फ अंग्रेजों से आजाद हो, बल्कि इस तरह की जो त्रुटियां समाज में फैली हुई हैं उनसे भी आजाद हो। भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है तो आर्टिकल 32 जैसा एक स्ट्रॉन्ग आर्टिकल डाल के जाते हैं जो फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करता है। एक तरफ हम लोग बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की, लोहिया जैसे चिंतकों की, जो कि इस थ्योरी का पार्ट बनते हैं। तो यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन है आप उसको समझते हैं। साथ ही 3 ऐसे पार्ट जो कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में जुड़ते हैं। आप बात करते हैं कौटिल्य की, रियलिस्ट थिंकर के तौर पर हम लोग इनको समझते हैं। चाणक्य के जो विचार हैं उसको पढ़ के, और मखैवली को पढ़ के, गांधी जी ने भी कहा था कि आई एम श्योर कि मखैवली ने अर्थशास्त्र जरूर पढ़ा होगा, बिकॉज मखैवली जिस तरह का किंग बनाते हैं, जिस तरह के किंग की बात करते हैं, वही सब बातें अर्थशास्त्र में ऑलरेडी एग्जिस्ट थी। दूसरी तरफ बात करते हैं हम लोग मनुस्मृति की। मनुस्मृति का जो सिद्धांत है उसको आप यहाँ पढ़ते हैं धर्मशास्त्र के तौर पर। वहीं भगवान बुद्ध के जो विचार हैं उसको आप अंगसूता में पढ़ते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में। अब आप जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये यूनिट कनेक्ट होगी आपकी बाकी कुछ यूनिट्स के साथ। उदाहरण के तौर पर ये यूनिट आपको कनेक्ट करेगी आपकी यूनिट नंबर 7 के साथ, जो कि बात करेगी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, फंडामेंटल राइट्स की, अलग अलग आर्टिकल्स की, आज आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, ऐसा ये
क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का पूरा प्रोसीजर या इसकी रिजिडिटी का जो प्रोसीजर है वो ऐसा क्यों है, क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्कर्स जो थे जिन्होंने इसको फ्रेम किया उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इस तरह से आप यूनिट नंबर 3 को कनेक्ट कर देते हैं यूनिट नंबर 7 के साथ, वहीं पे ये यूनिट फिर अटैच हो जाती है यूनिट नंबर 8 के साथ और यूनिट नंबर 10 के साथ, विच इज डील विद द इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप बहुत सारी पॉलिसीज को पढ़ते हैं यूनिट नंबर 10 के अंदर और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं जिसकी तारीफ की जाती है आज के समय में बहुत ज्यादा और किस तरह से बदलाव आए समय के साथ साथ उसको भी आप लोग समझते हैं। तो ये एक सेकंड अप्रोच है जिसके साथ आप लोग एक साथ 4 यूनिट्स को जोड़ लेते हैं, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 10। तो स्टूडेंट ये एक सेकंड अप्रोच रहेगी आपके सिलेबस को कवर अप करने के लिए। अब यहाँ पर जब हम लोग इन यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो इनके नोट्स या कहाँ से पढ़ा जाए वो भी बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से की हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ग्रेजुएशन के नोट्स को सबसे पहले फोकस में लें। आप अपने ग्रेजुएशन के नोट्स से बहुत बेसिक चीजों को समझें और उसके बाद आप फिर कोर एरियाज पे आए। मैं कई बार देखता हूं जो स्टूडेंट दिल्ली से आते हैं, मेट्रो सिटीज से आते हैं, वो कहते हैं कि सर हम लोगों ने ये बुक पढ़ी, वो बुक पढ़ी, हमारी टीचर ने हमें ये सजेस्ट किया था। बच्चे बड़ी बड़ी बुक्स जो कि बेसिकली प्रोफेसर्स अपनी स्टडी के लिए या अपनी नॉलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट डायरेक्टली जाके उनको पढ़ने लग जाते हैं और रिजल्ट ये होता है कि उन बुक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें उनके खुद के कॉन्सेप्ट बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिजल्ट ये होता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो आप उस बुक के ऊपर रिलाय कर चुके हो बट वो बुक यूजीसी नेट के लिए नहीं लिखी गई। तो रिजल्ट ये होता है कि आप अपने एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि आपका एग्जाम एग्जैक्ट नॉलेज पे बेस नहीं है, दैट इज कॉन्सेप्चुअल एग्जाम, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। अनटिल अनलेस उस पर्टिकुलर एरिया से कॉन्सेप्ट आपका मजबूत नहीं है आप उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एरिया के ऊपर। हमने बात की थी अभी जब तो हमने बात की थी यूनिट्स की, हम लोगों ने बात की सबसे पहले यूनिट नंबर 2 की विच इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, फिर हम लोगों ने बात की यूनिट नंबर 1 की विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट एंड यूनिट नंबर 5 का इनिशियल फेज जो की बात करता है थ्योरीज की। इसके बाद हम लोगों ने बात की इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की, यूनिट नंबर 7 की, यूनिट नंबर 8 की और यूनिट नंबर 10 की। अब यहाँ पर बात आएगी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तुलनात्मक राजनीति की। आप जब अपने सिलेबस में ये 2 इनिशियल पार्ट कवर अप कर लेंगे तो इसके बाद थर्ड पार्ट जिसपे यू कैन फोकस ऑन दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। स्टूडेंट नंबर्स के हिसाब से मैं बताऊं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत कम क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं, बट इसको पढ़ना और समझना इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस के जो डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज हैं उसके साथ डील करती है। आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो कहाँ से आए, किस तरह वर्क करते हैं इसको समझते हैं, आप नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, आप अलग अलग एरियाज में दुनिया भर में किस तरह से कंपैरिजन चल रही है, डेवलपमेंट में क्या कंपैरिजन है, आप इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं। इन शॉर्ट ये यूनिट उन सब चीजों की कंपैरिजन करती है जिनको आप पहले पढ़ चुके हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको पढ़ाता हूं कि समझाता हूं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को आपको किस तरह से समझना चाहिए। ये कुछ इस तरह की बात है कि पहले मैं आपको पढ़ाऊं कि यूरोप किस तरह का देश है, वहां की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, लोग किस तरह रहते हैं, किस प्रकार का व्यापार होता है, किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, किस प्रकार की सामरिक परिस्थितियां हैं, और इसी के बाद ये सब चीजें, यही सब संदर्भ में आपको भारत या एशिया के देशों के बारे में बताऊं और उसके बाद दोनों के बीच में बेटर कौन है इस पे बात की जाए, या इन दोनों के साथ हम लोग किसी तीसरे देश को कंपेयर कर लें। दैट इज बेसिकली कंपेरेटिव मेथड्स। ये यूनिट इसी बात से डील करती है कि मॉडर्न वर्ल्ड में ये कंपैरिजन कितनी वैल्यूएबल है, इसके आउटकम्स क्या हैं, उनके ऊपर बात होती है। तो इस यूनिट को जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे इस यूनिट के कॉन्सेप्ट्स को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बेसिकली बात क्या हो रही है, बट जब आप इन डेप्थ जाके इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले आप जो पढ़ चुके हैं उन्हीं चीजों को रिवाइज किया जा रहा है जस्ट टू क्लेरिफाई द कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन ह्यूमन नेचर का एक बहुत बेसिक एंड बहुत इंटेंस आप कह सकते हैं ट्रेट है। आप जब भी किसी भी इंसान से मिलते हैं तो किसी ना किसी एक्सपेक्ट पे आप अपने आप को उससे कंपेयर जरूर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लिंग्विस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, सामने वाले के बहुत खराब हैं तो आप उसे कंपेयर कर लेंगे, इस बात में खुद को अच्छा कह देंगे। आप फाइनेंशियली पुअर है, सामने वाला बहुत रिच है तो डेफिनेटली वो आपको कंपेयर करेगा। इन शॉर्ट जिसके पास बेटर होगा कंपेरिजन उससे होगी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ योर सेल्फ, या जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उनको बेहतर करने के लिए। तो इस तरह से कंपैरिजन जो है पॉलिटिकल साइंस में भी इसी तरह होती है। एरियाज जो है बदल जाते हैं, हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी कैसी है, नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स क्या हैं, इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे हम ऑलरेडी एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं तो हम अपनी कंडीशंस को सुधारने के लिए कंपैरिजन करेंगे, ठीक है।
पाकिस्तान जैसे देश इनस्टेबल हैं, आए दिन वहां पर सत्ता पलट ये सब होता रहता है, तो वो अपनी प्रेजेंट जो डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन करने के लिए करप्शन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों को समझें। अब ये सारे पार्ट कवर अप होने के बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरियाज पे, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। सो स्टूडेंट, यहाँ पर इस यूनिट के अंदर इस चीज को समझना जरूरी है कि जब इंटरनेशनल रिलेशंस को आप लोग पढ़ते हैं तो उसको दो पर्सपेक्टिव में समझिए। सबसे पहली बात तो इंटरनेशनल रिलेशन एक बेसिक फ्रेमवर्क को क्रिएट करता है थ्रू दी कॉन्सेप्ट्स एंड दी थ्योरी कि ये यूनिट एग्जिस्ट क्यों करती है या ये एरिया ऑफ स्टडी एग्जिस्ट क्यों करता है। यहां पर आप सबसे पहले पढ़ते हैं अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स को, चाहे वो आइडियलिज्म हो, रियलिज्म हो, लिबरलिज्म हो, जो कि थ्योरी के तौर पर इस पर्टिकुलर यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर इन पॉइंट्स को समझने के बाद फिर आप आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे पार्ट पे। तो यहां मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग शुरुआत कीजिए कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे जिनकी वजह से आज ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी के अंदर इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है। यहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि किस तरह की घटनाएं घटी और उन घटनाओं से सबक लेके इस दुनिया में क्या क्या बदलाव हुए। हम लोग यूनाइटेड नेशंस को पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संस्थान के तौर पर, फर्स्ट इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उसके तौर पर हम लोग ILO को पढ़ते हैं। यहाँ पर ये समझ में आता है कि किस तरह से वन बाय वन ये ऑर्गेनाइजेशंस बनती रही, एग्जिस्ट करती रही और उनकी वजह से क्या बदलाव आए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी वो तीन तरीके से हमारे सामने आई। पहली ऑर्गेनाइजेशन वो थी जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली आई। सेकंड फॉर्म थी उन ऑर्गेनाइजेशंस की जिनको इसलिए बनाया गया कि कुछ मुख्य उद्देश्यों को पूरा किया जाए। फिर आर्थिक तौर पर जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे थ्री सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको हम IMF, WTO एंड वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। इस तरह से इन ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या रोल प्ले किया इंटरनेशनल रिलेशंस में उसको आप लोग पढ़ते हैं और दो पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। पहला है फॉर द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव एंड सेकंड इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया। इंडिया का क्या रोल है या इंडिया ने इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के क्या डेवलप किया या क्या डेवलप करना चाहते हैं आज की कंडीशन में हम लोग। यहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं कंटेम्पररी इश्यूज को। कंटेम्पररी इशू की अगर मैं बात करूं तो इसको भी आप यूनिट नंबर 5 और 6 दोनों ही जगह पढ़ेंगे, जहां पर आप इस तरह की चुनौतियों की बात करते हैं जो अभी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। टेररिज्म एक बड़ा मुद्दा हो चुका है, समय के साथ साथ इस मुद्दे ने बड़े तौर पर लोगों को परेशान किया। 2001 से पहले अमेरिका जैसे देश कहते थे दैट टेररिज्म इज ऑल अबाउट द इंडिया एंड एशिया, बट फाइनली जब 2001 में अटैक हुआ अमेरिका के ऊपर और टेररिज्म ग्लोबल हो गया, तो उसके बाद क्या बदलाव आए, किस तरह से अमेरिका, इराक, अफगानिस्तान अलग अलग जगह पे पहुंचा, किस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आज वर्क कर रही हैं, मरीन सिक्योरिटी हमारी क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज किस तरह से चल रही है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन क्या है इसके ऊपर, इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ते हैं। साथ ही ग्लोबल इश्यूज के अंदर एक बड़ा इशू है जो कि रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट है। तो एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स क्या हैं उसको हम लोग कंटेम्पररी इश्यूज में पढ़ते हैं। इंडिया का क्या रोल है उसको समझते हैं। इसके बाद पर्टिकुलरली इंडियन फॉरेन पॉलिसी को जब आप पढ़ेंगे तो एक बेस आपका पहले ही तैयार हो चुका है जब आप लोगों ने इंडिया के अंदर ये समझा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्या है, हमारे लीडर्स का किस तरह से वर्किंग स्टाइल है। जब आप नेहरू जी को पढ़ के आएंगे तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बेस आप वहीं सीख चुके हैं। यहाँ पर आप समझेंगे कि नैम क्या है, नैम एग्जिस्ट क्यों करता है, भारत की जो पॉलिसीज हैं वो इतनी लिबरल क्यों थी, राइटेस्ट पॉलिसीज कैसे आ रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स रहे, नेशन हेड रहे हमारे, उनके आने की वजह से किस तरह के बदलाव आए, किस तरह से हम आइडलिस्ट से लिबरलिस्ट हुए और फिर रियलिस्ट बन गए आज कंप्लीटली। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग पढ़ेंगे, साथ ही इस चीज को भी समझेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ के आज भारत अपनी छवि को किस तरह से आर्थिक और सामरिक तौर पर मजबूत करता जा रहा है। इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये दो पॉइंट्स मिलके, ये दो यूनिट्स मिलके आपके सिलेबस को 80% से ज्यादा कंप्लीट कर चुकी होगी। फाइनली एक यूनिट जो अब हमारी सिलेबस में बचती है दैट इज यूनिट नंबर 9, जिसको आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप बहुत सरल तौर पर समझे तो आप इसको इस तरह से समझिए कि जब स्टेट आया, अलग अलग थ्योरीज आई, तो वहां पे समय के साथ साथ कुछ ऐसे विचारों ने भी जन्म लिया कि स्टेट को आप एज अ मशीनरी समझिए। जिस तरह से मशीन में हर एक पार्ट फाइनेंसली काम करता है, उसी तरह स्टेट में भी हर एक पार्ट को फाइनली काम करना है। तो यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी यूनिट ने जन्म लिया, लोक प्रशासन की बात होने लगी। अब इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ के बहुत सारे थिंकर आए, उन्होंने अपने विचार दिए, अलग अलग थ्योरीज को दी, मैनेजमेंट की थ्योरीज दी, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज दी, और फाइनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे सिलेबस का हिस्सा बना। अब स्टूडेंट, क्योंकि हम अपना पूरा सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, वेटेज को डिस्कस करने की बारी है, किस तरह की वेटेज है हमारे सिलेबस की।
तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि पहली 3 यूनिट आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहली 3 यूनिट आप यूनिट नंबर 1, 2, 3 को पढ़िए, यूनिट नंबर 5, 6, ये 5 यूनिट मिलकर आपके सिलेबस का 50% कवर अप कर रही हैं, बट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स ये अप्रोक्सीमेटली 60% के करीब कवर अप कर देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट एरिया जो है फोकस का, दैट इज आप लोग फोकस कीजिए यूनिट नंबर 7 के ऊपर, यूनिट नंबर 8 के ऊपर एंड यूनिट नंबर 10 के ऊपर। अब ये 3 यूनिट मिलके आपके सिलेबस में और इंपॉर्टेंट एरिया को कवर अप करेंगी, आपके टोटल मार्क्स के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 90% तक कवर अप कर रही हैं। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 9। दोनों ही जगह से क्वेश्चंस कम आते हैं, कई बार वेटेज रहती है 4 से 5 क्वेश्चन की, कई बार एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है इससे ज्यादा, बट अलॉन्ग विद दैट आप इस चीज को समझिए कि यूनिट की वेटेज कम है बट इंपॉर्टेंस उतनी कम नहीं है, तो हम इनको लास्ट में रख सकते हैं। इस तरह से हमारा सिलेबस की पूरी वेटेज कवर अप होती है। टॉप प्रायोरिटी हमारी रहेगी पहली 3 यूनिट अलॉन्ग विद यूनिट नंबर 5 एंड 6 जो हमारा 50% सिलेबस कवर अप करेगी। इसके बाद बाकी 3 यूनिट रहेंगी यूनिट नंबर 7, 8 एंड 10, ठीक है, 80% सिलेबस कवर अप। देन यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 9 100% सिलेबस कवर अप अलॉन्ग विद 100% मार्क्स। तो स्टूडेंट ये रहेगी हमारी स्ट्रैटेजी आने वाले एग्जाम के लिए। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और नेट क्रैकर्स के चैनल पे आने वाली वीडियो सीरीज को देखते रहिए। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और अपने सजेशन देना कमेंट्स में ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।